Hello everyone, it's Sheikh Farhan and welcome to my channel. Year 1987 जब मेरठ में दंगे हुए थे, इस दौरान दर्जनों लोगों को उठा लिया गया था। इनकी फैमिली जस्टिस के लिए सालों तक के इंतज़ार करी। जजेस बदल गए, गवर्नमेंट बदल गई, इनकी नस्लें बड़ी हो गई, बट आखिरी बड़ी सज़ा 30 साल बाद मिली है। आप खुद सोच के देखिए, 3 डेकेड्स सिर्फ एक जजमेंट के लिए रुकना। अब आपके मन में खुद ये सवाल आया रहेगा कि आखिर इंडियन कोर्ट केसेस इतना टाइम क्यों लेती है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पर यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट जुडिशियल बैकलॉग भी है। चाहे फिर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, या फिर क्रिमिनल ट्रायल्स, या फिर फैमिली केसेस, करोड़ों में केसेस आज भी पेंडिंग हैं। कुछ लोग जस्टिस के इंतज़ार में सालों बिता देते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सालों बिता देते हैं, और कुछ लोग मर जाते हैं इससे पहले कि उनके केसेस क्लोज भी हो। सोच के देखिए, आपने अपने काम से लीव लिए, उसके बाद घंटों तक का ट्रैवल किए सिर्फ कोर्ट पहुंचने के लिए। फिर वहां पहुंचने के बाद आपने पूरा दिन इंतज़ार किए सिर्फ ये 2 लफ्ज़ सुनने के लिए, नेक्स्ट डेट। फिर यही चक्कर को करते हुए दोहराते हुए सालों निकल जाते हैं। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड। इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं। धंधा जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं, और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गड़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए ये तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। इंडियन कोर्ट एनॉर्मस नंबर ऑफ केसेस हैंडल करती है, और हर डिले के पीछे सरप्राइजिंगली सिंपल एक रीज़न है: इंडिया में इनफ जजेस नहीं हैं। अब यहाँ पे सबसे डार्केस्ट पार्ट है। इंडिया में कई सारे प्रिजनर अंडर ट्रायल है, मतलब कोर्ट ने उन्हें अभी तक के अपराधी डिक्लेयर नहीं किए। महाराष्ट्र में एक आदमी ने 10 साल से भी ज़्यादा प्रिजन में गुजारा है, इससे पहले कि कोर्ट उसे फाइनली एक्विट किए। 10 साल! कन्विक्शन के बाद नहीं, जस्टिस पहुंचने से भी पहले। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी लॉयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई होती है, कभी विटनेस अपीयर नहीं हुआ होता है, और कभी कभी सिर्फ मिनटों तक के हियरिंग होती है इससे पहले कि उसे वापस से पोस्टपोन कर दिया जाए। अलग अलग कंट्रीज़ क्राइम को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। कुछ कंट्रीज़ पनिशमेंट पर जोर देती है, तो कुछ फास्ट इन्वेस्टिगेशन पे, और कुछ तो अपने सिटीज़न राइट पर बहुत ज़्यादा ही फोकस करती है।
सऊदी अरब जैसी कंट्रीज़ में क्राइम जैसे कि आर्म्ड रॉबरी या फिर रेप पे पनिशमेंट कुछ ज़्यादा ही सीवियर हो सकती है। सपोर्टर्स का ये मानना है कि हार्श पनिशमेंट क्रिमिनल के दिमाग में एक डर पैदा करती है, लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि जस्टिस का मतलब सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन राइट्स के बारे में भी है। जापान को अक्सर वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री में से एक माना जाता है। यहाँ का सिस्टम हैविली फोकस करता है डिसिप्लिन पे और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पे, लेकिन जापान को भी सोशल प्रेशर और रिपोर्टिंग कल्चर पे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। सिंगापुर फेमस है अपने स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट और फास्ट इन्वेस्टिगेशन की वजह से। यहाँ के सपोर्टर्स का ये मानना है कि स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट की वजह से ऑर्डर्स मेंटेन होते हैं, पर दूसरे इस बात पर डिबेट करते हैं कि सिर्फ सोसाइटी की सिक्योरिटी की वजह से हमें अपनी कितनी फ्रीडम का ट्रेड करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें ये समझ आता है कि कोर्ट केसेस सिर्फ एक फाइल नहीं है। हर केस के पीछे एक शख्स है, एक विक्टिम, एक एक्यूज्ड पर्सन, या फिर एक फैमिली, या फिर कई ऐसे लोग जो इनके बंद होने का इंतज़ार करते हैं। और शायद इसमें सबसे बड़ा डर ये है कि इस स्लो सिस्टम की वजह से कहीं कोई बेगुनाह इंसान अपने ज़िंदगी के कई साल गंवा ना दे। हर कंट्री 3 चीज़ को अलग अलग तरीके से बैलेंस करती है: सेफ्टी, फ्रीडम और जस्टिस। कुछ कंट्रीज सिस्टम को फास्ट मूव करते हैं, पर ये राइट्स होने पर क्रिटिसिज्म फेस करते हैं। तो कुछ कंट्रीज राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, पर ये राइट्स को धीरे धीरे और पेनफुल बना देते हैं। और इन सब के बीच में कहीं एक आम आदमी इंतज़ार कर रहा होता है सिर्फ एक फेयर एंड टाइमली जस्टिस के लिए। सबसे डेंजरस चीज़ एक सोसाइटी के लिए ये होती है कि उनके खुद के लोगों का बिलीव उठना शुरू हो जाता है खुद ही जस्टिस पर से। पर हमारी इंडिया की स्टोरी होपलेस नहीं है, क्योंकि हमारी इंडिया की हिस्ट्री ये शो करती है कि जब भी सिस्टम स्लो पड़ता था, वो पुराना हो जाता था और टूटने लगता था, तो सोसाइटी इन्हें खुद रिप्लेस करती थी। इंडिया ने ये पहले भी कर चुका है, और इस बार भी ये उम्मीद है कि एक फास्ट सिस्टम जिसमें फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो और प्योर जस्टिस हो और जजेस हो और बेटर टेक्नोलॉजी हो, जिसमें कम डिले हो और एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी के साथ। ये सब कोई इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं है, क्योंकि जस्टिस इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि आप कितने अमीर हो, आप कितने पावरफुल हो, या आप इंतज़ार में कितना जी सकते हो। सिर्फ रोड्स, बिल्डिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ करके एक स्ट्रॉन्ग कंट्री कभी नहीं बनती। स्ट्रॉन्ग कंट्री बनती है जब उनके आम लोगों को सिस्टम पे ये भरोसा हो कि हमें यहाँ इंसाफ मिलेगा। और शायद सिस्टम के लिए भी सबसे बड़ा टेस्ट यही है। कई लोगों के लिए इंडिया का जस्टिस एक एंडलेस वेट लगता है। वर्ल्ड में कोई भी जस्टिस परफेक्ट बना नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नेशन उसे सुधारने की कोशिश करे कि नहीं, और इंडिया में इसे सुधारने की स्ट्रेंथ है।